नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की इस दौड़ में कई ऐसे खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच इंसानों के हौसले बढ़ाती है और उत्साह के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हल्के फुल्के अंदाज में नई जानकारियां देंगी। तो आइए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कोरोना का भोपाल के बोट व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। भोपाल की झीलों में चलने वाली बोट बंद हैं। बोट मालिकों का कहना है कि साल के 2 महीने ही उनकी कमाई होती है, लेकिन काम के सीजन में बंदी की वजह से कमर टूट गई। राशन भर लेते थे, जो 4 महीने हमारे बारिश में खराब हो जाते हैं। ठंड के कारण पब्लिक नहीं आ पाती है। गर्मियों में जो छुट्टी में थोड़े बहुत पैसे जोड़ते थे तो उससे सब घरों में राशन भरा था, साल भर अपना निकाल लेते थे। अब लॉकडाउन के चक्कर में सब हालत खराब है। अब सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद करने कुछ मिल जाए, ठीक है। तो बीमारी है सर, इससे पूरी दुनिया ही परेशान है, इससे तो हम कहाँ हैं। अब जल्दी पल्दी बीमारी खत्म हो, खुल जाए, थोड़ा सा सबको राहत मिले। रोजगार पर पड़ी मार से परेशान बोट के धंधे से जुड़े लोग अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। जो व्यक्ति आर्थिक मदद नहीं, कुछ काम नहीं रहता, जो परेशान रहता है, उसको हम बोलते भाई आजा हमारे पास आजा, कम से कम तेरे घर में 2 वक्त की रोटी तो बनेगी। बस हम लोग तो भाई ऐसी सहायता करते थे। परिवार तो 200-250 लोग हैं। 200-250 लोगों का मतलब बहुत बढ़िया। 200-250 लोगों को मतलब खाने माने की समस्या होना बहुत बड़ी दिक्कत है ना भाई। मायूसी उन लॉकडाउन की वजह से भारत घूमने आए कई विदेशी पर्यटक भी फंस चुके हैं। ऐसी ही एक पर्यटक है डॉक्टर एलिना, जो फ्रांसीसी नागरिक हैं। एलिना खजुराहो घूमने आई थी, अब लॉकडाउन की वजह से यहीं रह गई। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ऐसे में विदेश से भारत घूमने आए कई पर्यटक फंस गए हैं। ऐसी ही है फ्रांस से आई एलिना। एलिना लॉकडाउन से पहले विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने आई थी, लेकिन अचानक से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते वो खजुराहो में ही फंस गई। और ऐसे में एलिना ने पेंटिंग्स को अपना सहारा बनाया है। I found a picture, okay, and then I made a sketch looking like this picture. So then we started drawing outlines and then filling up with colors. You trained some small children also? Yes, they came and helped. They're very good. They draw. They helped me drawing, not only painting but also drawing. आजकल एलिना अर्धनारीश्वर की पेंटिंग बना रही हैं। इस दौरान कुछ स्थानीय बच्चे पेंटिंग्स बनाने में एलिना की मदद कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे और एलिना दोनों अपना वक्त बिता रहे हैं। इन्होंने मुझे प्रेरित किया है। अच्छा। इन्होंने मतलब बनाई है, लेकिन मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कर रही हो। तो इसके पहले भी आप बनाते थे कोई? हाँ, बनाती थी। मैं गणेश जी की बनाती थी, शिव जी की बनाती थी और भी बहुत सारी बनाती थी। एलिना वैसे तो फ्रांसीसी नागरिक हैं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति, धर्म और देवी देवताओं के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, जो उन्हें काफी प्रेरणा देता है, जिसकी झलक उनकी पेंटिंग में देखी जा सकती है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। जबलपुर में बिना किसी सरकारी सहायता के युवाओं की एक टोली मूक बधिरों का विवाह अपने खर्चे पर करवा रही है। ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे ये युवा जियारो नाम का संगठन बनाकर इस नेक काम को अंजाम देने में जुटे हैं। लॉकडाउन के बीच भी शादियां हो रही हैं, लेकिन ये शादी बाकी दूसरी शादियों से बिल्कुल अलग है। जहां एक गरीब मजदूर की दिव्यांग बेटी की शादी करवाई जा रही है और ये नेक काम करवा रहा है युवाओं का एक संगठन, जबलपुर रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन यानी JRO। आर्थिक संकट के दौर में JRO ग्रुप के सदस्यों ने इस मूक बधिर बहन का भाई बनकर विधि विधान से उसकी शादी करवाई। हमारे घर में शादी सेट जो हुई थी, तो उसके लॉकडाउन के चलते बहुत सी दिक्कत आ रही थी हमें, मतलब परमिशन और सारी चीज़ों की। तो हमें JRO ग्रुप के अध्यक्ष दीपक भैया जिसे हमने संपर्क किया, तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके हमारा शादी संपन्न करा दी उन्होंने।
शहपुरा नगर की रहने वाली 20 साल की पूजा टेकाम और पाटन और रोसरा गांव के निवासी 24 साल के सुरेंद्र ध्रुवे दोनों मूक बधिर हैं। पूजा के पिता मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रोजगार छिन गए। ऐसे में उनके बेटी की शादी करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन JRO ग्रुप ने अपने खर्चे पर शादी करवाई, बकायदा बारातियों का स्वागत किया और भेंट के रूप में 5100 रुपए का चेक नव विवाहित जोड़े को दिया। बहुत से ऐसे विवाह भी है जो पहले से तय थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परिस्थिति ऐसी निर्मित कभी कभी हो जाती है कि बहुत तत्काल में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं परिवार वालों को। ऐसे ही बीच में जानकारी प्राप्त हुई थी, इसके पहले भी एक जब विवाह कराया गया था तो बीच में जानकारी हमको प्राप्त हुई थी, तो उनकी भी आर्थिक रूप से भी कुछ लोग परेशान होते हैं और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उनकी हम जितनी हो सके हर संभव हम उनकी मदद कर सकें। लॉकडाउन में भी वैसे तो शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में ये शादी एक मिसाल है जिसे युवाओं के एक छोटे से ग्रुप ने अंजाम दिया। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। शादी में कुंडली और दुल्हा दुल्हन के गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन अब कोरोना की मेडिकल रिपोर्ट भी मिलाई जा रही है। रिपोर्ट नेगेटिव तो रिश्ता पक्का। आप भी देखिए लॉकडाउन में हुई यह अनोखी शादी। शादी में आपने अब से पहले ऐसी रस्म नहीं देखी होगी जहां दूल्हे अपने दुल्हनिया से अनोखी डिमांड कर रहे हैं, जिसके बिना इस शादी में जयमाला भी नहीं होने वाली। लेकिन दुल्हन भी कहां पीछे रहने वाली, वो भी पूरी तैयारी से आई है। और लीजिए, दूल्हे राजा की ये मांग पूरी हुई और उसके बाद हुई जयमाला। मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गणध्वजा अब यकीनन आप भी सोच रहे होंगे आखिर सफेद कागज से कैसे हाथ पीले हुए। तो ये सर्टिफिकेट शादी का नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। मंडला के कोरगांव में ये अनोखी शादी हुई। एक दूसरे से हम लोगों ने अपनी जो है जांच की रिपोर्ट मांगी थी और उस आधार पे हम लोगों ने एक दूसरे की जांच रिपोर्ट देखी और चेक भी कराई और उसके बाद जब वो रहा तो उस हिसाब से हम लोगों ने शादी का अपना कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में हो रही शादियों में घराती हो या बाराती सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसमें एक रस्म और शुमार हो गई है और वो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल। लेकिन मंडला के कोरगांव में डिंडोरी के सौरभ मिश्रा और कोरगांव की प्रीति तिवारी की शादी नजीर बन गई। दोनों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट सबके सामने रख दिया। बारात जो है डिंडोरी से आई हुई है। डिंडोरी जो है संक्रमित एरिया है, इसलिए दूल्हा दुल्हन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एक दूसरे को दिखाई है, जिसमें उन्होंने नेगेटिव की रिपोर्ट ले रखी हुई है और किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है। इस बात का सबूत है उनके साथ जो ये नई चीज है इस शादी में। इस कोरोना काल में शादियों में तमाम एहतियात के साथ कोरोना टेस्ट की डिमांड भी होने लगी है। खासतौर से आज की शादी में एक परिवर्तन था कि दूल्हा दुल्हन दोनों के पास कोरोना संक्रमित नेगेटिव के जो सर्टिफिकेट थे, ये एक नई पहल थी और बहुत अच्छी पहल थी जो दूरदर्शिता के साथ प्रस्तुत की गई। पंडित जी ने 7 फेरे तो बहुत करवाए हैं, लेकिन किसी शादी में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का मिलान भी होगा, ये उनके लिए भी नया तजुर्बा है। लॉकडाउन के कारण ही ये शादी दिन के हो रही है और जिसमें संख्या नगण्य है, बहुत कम है और सब लोग डिस्टेंस का रख रहे हैं, मतलब ध्यान रख रहे हैं डिस्टेंस का। इस शादी में उठाया गया ये कदम वाकई काबिले तारीफ है, जो कोरोना के वक्त में बेहद जरूरी है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। शादियों के इस मौसम में लॉकडाउन का असर बैंड बाजा और बारात पर नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच
कुछ दूल्हे अपनी शादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा ही एक दूल्हा बालाघाट जिले में नजर आया। लॉकडाउन की वजह से वैसे तो तकरीबन हर तरह के लोग परेशान हैं, लेकिन नदी पार करने की कोशिश कर रहा ये दूल्हा इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का निवासी ये दूल्हा मध्य प्रदेश के बालाघाट जाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी शादी करने के लिए। दरअसल कोरोना काल में नियम कानून और प्रशासन ने तो इसे रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शादी करने का जुनून ऐसा कि इसने तमाम मुश्किलों से पार पाने की तरकीब निकाल ली। गोंदिया के धोपवाड़ा गांव के रहने वाले इंद्रमेघ की शादी बालाघाट के अकोला की रहने वाली युवती से तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रशासन ने बारात ले जाने की इजाजत नहीं दी। फिर क्या था, इंद्रमेघ ने ससुराल पहुंचने की अनोखी तरकीब निकाल ली और शॉर्टकट रास्ते से होते हुए कहीं बाइक से तो कहीं पैदल चलकर तो कहीं नदी पार कर ससुराल पहुंच गया। अच्छा, अकोला में गाड़ी की परमिशन नहीं मिली, मोटरसाइकिल में जा रहे? ससुराल पहुंचकर इस दूल्हे ने अपनी दुल्हन से शादी रचाई और इसी रास्ते से अपनी दुल्हन को भी ले आया। पगडंडी, जंगल, खेत, पहाड़ और नदी पार कर ससुराल जा रहे इस दूल्हे को जिसने भी देखा वह हैरान था, लेकिन तय तारीख पर शादी करने की ठान चुके इंद्रमेघ ने अटल इरादों के बूते अपनी ख्वाहिश पूरी की। अजहर खान, न्यूज़ 18, बालाघाट। कोंडागांव में एक सिख संत ने जंगल में गुरुद्वारा बनाकर लंगर शुरू किया था, जो आज संकट के समय लोगों के लिए संकट मोचक साबित हो रहा है। इस वक्त नेशनल हाईवे 30 पर सभी ढाबे और होटल बंद हैं, लेकिन लंगर चालू है। ये गुरुद्वारा आज उन राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो नेशनल हाईवे 30 से होकर गुजर रहे हैं। कोंडागांव जिले के इस गुरुद्वारे में 24 घंटे रहने खाने की व्यवस्था है। करीब 28 साल पहले सिख संत ने इस गुरुद्वारे को फरसगांव शहर से बाहर जंगल में बनवाया था। 1992 में संत बाबा मुकुंद सिंह जी काली कमरी वाले यहाँ आए थे। उस समय इस हाईवे में कहीं कोई अच्छे ढाबे नहीं थे, तो गाड़ी वाले परेशान होते थे। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता था, उनके लिए यहाँ गुरुद्वारे की नींव रखी और उस समय एक झोपड़ी में गुरुद्वारा चालू किया। 24 घंटा बाबा जी ने लंगर चालू किया था, चाय की व्यवस्था, दोनों टाइम भोजन। रात को किसी समय भी कोई भी यात्री जो यहाँ आके रुकना चाहता था रुकता था और लंगर छकता था। और आज भी 24 घंटे लंगर चल रहा है। और आज इस महामारी के समय में लोग यहाँ आके रुक रहे हैं, उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है 24 घंटे। इस वक्त हाईवे के तमाम होटल और ढाबे बंद हैं। मुसाफिर हो या वाहन चालक या फिर घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूर, सबके लिए गुरुद्वारा संकट मोचक बना हुआ है। 2 दिन प्रसादा नहीं छकिया मिलिया, रास्ते में रोटी नहीं मिलिया, गुरुद्वारे फरसगांव आन के खाना खादा, रास्ते में कितने नहीं खाना मिलिया। परेशानी बहुत है रोटी तो, ना चाह ना पानी ना रोटी। फरसगांव आन के मिलिया गुरुद्वारे बाबा काली कमली वाले थे। 24 घंटा यहाँ खाना उपस्थित है, सबको मिलता है। इसी की उम्मीद से मैं रायपुर या हो चाहे जगदलपुर से कहीं भी आके यहाँ 24 घंटा मुझे लंगर नसीब होता रहा। मैं अभी ये जो लॉकडाउन हुआ इसके चलते में कई ड्राइवर बोले हैं कि एक फरसगांव गुरुद्वारा ही है जो 24 घंटा हमको लंगर उपलब्ध करा रहा है। रोटी पानी जो भी आ रहे हैं यहीं छक रहे हैं, जा रहे हैं। सिख गुरुओं ने जनसेवा को सबसे बड़ी सेवा माना है। गुरुद्वारा समिति के सदस्य गुरमीत सिंह पंधेर ने कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है कि ईश्वर का नाम लो, लोगों की सेवा करो और मिल बांट कर खाओ। इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए ये लोग संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाम जपो, कीरत करो और वर्ण छको, अर्थात ईश्वर का नाम लीजिए, कर्म करिए और बांट के खाइए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ यात्रियों के लिए एवं और जो भी यहाँ से गुजरने वाले श्रद्धालु हैं, जो सबके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ चलती है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा है। सड़कों पर नजर आने वाले तमाम होटल और ढाबे बंद हैं। ऐसे में इस सड़क से होकर गुजरने वाले तमाम मुसीबत के मारों के लिए ये गुरुद्वारा वरदान साबित हो रहा है।
विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18 कोंडागांव। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। सांगानेर का रंगाई छपाई उद्योग जयपुर में पीएम मोदी के इसी नारे को साकार कर रहा है। बेजान कपड़ों में जान डालते, उन पर अपने हुनर का हस्ताक्षर करते, ये वो कारीगर हैं जिनकी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बजता है और खूब बजता है। सांगानेर प्रिंट सर 300 साल से चल रहा है और इसके बारे में पूरी दुनिया में पहचान है, विशेषकर यूरोप में, जापान में, इन देशों में तो सांगानेर प्रिंट के दीवाने हैं। मरुधरा का मान और जयपुर की शान। सांगानेरी का रंगाई छपाई उद्योग का टर्नओवर करीब 1000 करोड़ रुपए है। 250 साल पुराने इस उद्योग से करीब 10 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने इस उद्योग की नींव जयपुर के सांगानेर गांव में रखी थी। मकसद था राज परिवार की पोशाकें जयपुर में ही तैयार करवाना। इसके लिए उन्होंने देश के कोने कोने से छिपा जाति के लोगों को लाकर जयपुर में बसाया। लेकिन बदलते वक्त और जरूरतों ने पूरे सांगानेर को इस उद्योग पर निर्भर कर दिया। पूरे क्षेत्र में आज इस उद्योग की करीब 863 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें तैयार माल को बेचने के लिए पूरे जयपुर शहर में हजारों दुकानें आबाद हैं। सांगानेरी प्रिंट एक खास डिजाइन की होती है, जिसमें बेल बूटे, पत्तियां, फूल हाथी, घोड़े, सजे धजे ऊंट, बारात दर्शाए जाते हैं। छपाई में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखती है। मैं चादरें लेने आई हूँ और 5-6 साल से मैं यहाँ से माँ चंदा जी से चादरें ले जाती हूँ। बहुत अच्छी निकलती हैं, कलर प्रिंट की फुल गारंटी लेते हैं। सांगानेरी बेडशीट हम करीब 10 साल से यूज कर रहे हैं और इस जैसी बेडशीट सांगानेर में तो और कोई अवेलेबल, मतलब पूरे अच्छी बेडशीट और कहीं नहीं मिल सकती है। सांगानेरी प्रिंट उद्योग में तमाम खूबियां हैं, पर ग्लोबल बनने की इसकी राह में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं, जिनमें सबसे बड़ी और चिंतनीय है इस उद्योग को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं हासिल होना। मधुबनी में एक युवा किसान बरेजा की बजाय शेडनेट में पान की खेती कर न सिर्फ कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, बल्कि कोरोना बंदी के इस मुश्किल दौर में बाकी किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रहा है। मधुबनी जिले की पहचान रही है पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। यानी मधुबनी में कदम कदम पर तालाब है, जिसमें मछली और मखाना का उत्पादन होता है। वहीं तालाब के भिंडा पर बने बरेजा में पान की खेती होती है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पान उत्पादक के रूप में मधुबनी की पहचान फीकी हुई है। वजह है पान की खेती में मुनाफा नहीं होना। लेकिन रहिका प्रखंड के सुनील प्रसाद ने पान की खेती को मुनाफे का धंधा बना दिया है। सुनील बरेजा की बजाय शेडनेट पर पान की खेती करते हैं। 8 कट्ठा में हमने ये शेडनेट लगवाया है। इसमें साल में इधर खर्चा करके तो पर भी अभी 2-2.5 लाख रुपया का आमदनी साल में आ जाता है। शेडनेट में पान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग भी गंभीर है। राज्य सरकार ने मधुबनी समेत 17 जिलों को चिन्हित किया है, जहां शेडनेट में पान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 500 वर्ग मीटर में शेडनेट के अंदर पान की खेती करने पर 4,25,000 रुपए की लागत आएगी, जिसमें 75% सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। उद्यान कार्यालय से अभी इस बार 12 किसानों के लिए शेडनेट पे पान की खेती करने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो 75% सब्सिडी पे किसानों को हम लोग देने जा रहे हैं। वाकई सुनील प्रसाद ने शेडनेट में पान उपजाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि पान की खेती को घाटे का सौदा समझने वाले सैकड़ों किसानों को नई राह दिखाने के साथ ही पान उत्पादक के रूप में मधुबनी की पहचान को भी जिंदा रखा है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट।
धमतरी में एक गांव है उमर गांव। इस गांव में 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, लेकिन सेनानियों के वंशज का ये गांव 62 साल से उपेक्षा झेल रहा है। उनके कुछ फरियाद है जिसे वह शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये है धमतरी का उमर गांव। शायद ये छत्तीसगढ़ का इकलौता गांव होगा जहां 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जेल गए और ना जाने क्या क्या सहा, लेकिन वे आज भी दंश झेलने को मजबूर हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वे चाहते हैं कि गांव के स्कूल का नाम, अस्पताल का नाम उन पूर्वजों के नाम पर रखा जाए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वे चाहते हैं कि उनके गांव को गौरव ग्राम घोषित किया जाए और सेनानियों के नाम का स्मारक बनाया जाए। इस ग्राम को एक गौरव ग्राम का दर्जा दिया जाए और जितने भी सेनानी हैं उनके नाम से जितने भी शासकीय भवन है उनको उनके नाम से किया जाए। नेताजी आते रहे, सांसद लोग आते हैं, वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो खाते हैं ना कलाकंद वगैरह, केला वगैरह, सेब वगैरह खाते हैं, भूल जाते हैं। पर दादाजी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हमारे इस गांव में लगभग 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और हमारे गांव को गौरव ग्राम घोषित किया जाए। जिनकी बदौलत लोग आज आजाद भारत में विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं, लाल बत्ती में वीआईपी दर्जे में रहते हैं, उनसे इन्हें आश्वासन और धोखा ही मिला। इन्हें अब अपमान की इतनी आदत सी पड़ गई है कि ये लोग उसमें भी हास्य का पुट निकाल लेते हैं। वंशज है, इनका रोजी रोटी आय का साधन नहीं है, थोड़ा थोड़ा जमीन वगैरह है और ये रोजी मजदूरी करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बहरहाल शासन प्रशासन की तरफ से सेनानियों के इन वंशजों को एक बार फिर आश्वासन मिला है। उमर गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से स्कूलों का जो नामकरण वो यहाँ जिलाधीश महोदय को चला गया है नाम, माननीय विधायिका महोदय के द्वारा, और ये कोरोना आ गया उसके बाद शायद इसका कुछ डिसीजन हो जाए। यहाँ दिया हुआ है जिलाधीश को सबके नाम करने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो गांव है उसकी कुछ शिकायतों को लेकर के अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है और अभी आने वाले समय में सीओ जनपद और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करके वहां पर जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं उसको कराएंगे। अब सवाल फिर से वही कि सेनानियों के सम्मान की खातिर कब तक, कितनी पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा और उमर गाँव की उम्र क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।